This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः आषाढ पौर्णिमा गुरुपौर्णिमा इति लोके तथा आषाढ कृष्ण प्रतिपदा च जुलै 2021 आयुष मास्टर प्लान शंखं चक्रं जलकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निगीरम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम समस्या की बात कर रहे थे। जो मॉडर्न साइंसेस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसका काफी परिणाम आधुनिक शास्त्र वैदिक शास्त्र पर हुआ है और ये सभी जो दृष्टिकोण है ये सभी शाला के स्तर पर उतर आए हैं। तो शाला से ही लेकर हमें जो ज्ञान होता है, जो हमारा कंडीशनिंग होता है, वो आधुनिक शास्त्रों से ही होता है और प्राचीन शास्त्रों के बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं। मैं हमेशा बताता आया हूँ कि आर्किमिडीज के प्रिंसिपल हमें मालूम है, न्यूटन के सिद्धांत मालूम है, लेकिन चरकाचार्य क्या कहते हैं, पतंजलि क्या कहते हैं, वराहमिहिर क्या कहते हैं, इस आर्यभट्ट क्या कहते हैं, इसके बारे में हमें थोड़ी भी जानकारी नहीं है। ये ब्रिटिश रूल का नतीजा है कि जिन्होंने प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति को उखाड़ दिया और स्वातंत्र्य मिलने के इतने बरस बाद भी अभी वही सिलसिला चल रहा है। और अगर मोदी सरकार ये लाना चाहती है फिर से, तो उसको सैक्रोनाइजेशन, सैक्रोनिफिकेशन इस प्रकार से कहते हैं कि ये भगवे रंग का हिंदू धर्म का प्रचार है वगैरह, ये तो मूर्खता है इस प्रकार से। तो प्राचीन संस्कृत वाङ्मय में या शास्त्रीय वाङ्मय में बहुत सारा ज्ञान का खजाना पड़ा है। जैसे आयुर्वेद उसमें से है, योग उसमें से है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र उसमें से है। लेकिन हमारी पीढ़ी को, हमारी युवा पीढ़ी को इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तो ये बड़ी समस्या है और उसका हल कैसे निकालें, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा।
तो डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट ऑफ द सोसाइटी एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स टुवर्ड्स हेल्थ एंड डिसीजेस, शुरू से ही लेकर इन्हीं का प्रभाव हमारे ऊपर होता है। और अभी बुखार आता है तो ये इन्फेक्शन है, इसी प्रकार से हम मानते हैं, चलते हैं। और रोग का प्रतिबंध करना है तो वैक्सीनेशन लेने हैं, इसी प्रकार से हम मानकर चलते हैं। तो ये बड़ी मुसीबत इस प्रकार की है। Hence, inability to understand and accept different views due to particular mindset. तो इस मानसिकता बनने के कारण हम समझ ही नहीं सकते कि दूसरे कोई इसके बारे में दृष्टिकोण हो सकते हैं। और मैंने कल नानंद सर का उदाहरण दिया था कि 1.5 बरस एक युवा उनके साथ झगड़ा कर रहा था कि नहीं, डायग्नोसिस एलोपैथी ने किया है, आप सिर्फ दवाइयां दे दे इस प्रकार से। ISM is not even a strong alternative in its own country, ये सभी जानते हैं। People start searching ISM practitioners only after complete failure of conventional medicine, either for chronic or for acute diseases. तो जहां एलोपैथी खत्म होती है वहीं आयुर्वेद, होम्योपैथी वगैरह के बारे में सोचा जाता है। तब तक ना ही एलोपैथी के डॉक्टर्स बताते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, तुम दूसरे किसी का इलाज देखो इस प्रकार से। और ना ही दूसरे लोगों से सलाह मिलती है इस प्रकार से। मैंने थोड़ा एक अजीब किस्सा देखा था। HV सरदेसाई के यहाँ से एक पेशेंट मेरे पास आया था और उन्होंने लिख के दिया था, सरदेसाई सर ने, कि आपको जिस एडवांस कैंसर था तो इसके लिए हम हमारे शास्त्र में कुछ अच्छी दवा नहीं है, आप आयुर्वेद होम्योपैथी ऐसा कुछ करो, ऐसा लिख के दिया था, सिर्फ बताया था, ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ा अपवादभूत इस प्रकार का रहेगा कि इस प्रकार से उसमें से बुजुर्ग लोग इस प्रकार से कहेंगे। दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ एमिनेंट ISM प्रैक्टिशनर्स। अगर ISM प्रैक्टिशनर्स की संख्या बढ़ जाती है तो आसानी से लोगों को उसके बारे में पता चलेगा कि अरे ये आदमी इसमें काम करने वाला है, और ठीक है, उसके बाद जाकर देखते हैं। अभी मैं सभी को सुझाव देता हूँ कि किसी भी रोग के लिए एलोपैथी में अगर कुछ करने लायक है ही नहीं, तो कम से कम आयुर्वेद में पूछ के देखो कि इसके बारे में कुछ हो सकता है। लोग कुछ भी इलाज नहीं है ऐसा समझकर घर पे बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं इस प्रकार से, और ये गलत है। तो कम से कम आयुर्वेद की सलाह लेना ज्यादा जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और फिर वहां से कुछ ना कुछ इस प्रकार का उपाय अगर होता है तो भी ठीक है। तो पहले हमें आयुर्वेद को ट्राई करना चाहिए, ये तो बात सही है। नो फर्म फाउंडेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्रिएट इमिनेंट ISM प्रैक्टिशनर्स एज। मैंने काफी बार जिक्र किया है कि अभी के कॉलेजेस जो है वो केवल BMS डिग्री देने के लिए है और पैसा कमाने के लिए है, उसका आयुर्वेद शास्त्र से कोई संबंध नहीं है। अपवाद रहेंगे उसमें, लेकिन वो अपवाद ही है। और खास करके महाराष्ट्र और कर्नाटक में आधे कॉलेजेस हैं। इतने बड़े कॉलेज की संख्या होने के बावजूद और इतने BMS छात्र निकलने के बावजूद कितने आयुर्वेद प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये बात बड़ी दुखदायक इस प्रकार की है। तो सही रास्ता ये होगा कि कॉलेज में परिवर्तन लाए। मेरा सुझाव है कि मूल ग्रंथ ही इंटरनेट के जरिए या कंट्रीवाइड क्लासरूम के जरिए पढ़ाए। सुबह है 7 से 9, 9:30 तक मूल ग्रंथों का अध्ययन उपलब्ध हो। फिर बाद में कॉलेज में जाना है, यानी अस्पताल में जाना है और क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेना है। और वहाँ उस शहर में जो जाने माने आयुर्वेद चिकित्सक हो उनको बुलाया जाए हफ्ते में एक बार वगैरह ऐसा। तो उनको भी एक एक्सपोजर मिलेगा, अनुभव उनका बढ़ेगा, और छात्रों को खास करके अच्छे वैद्यों का अनुभव मिलेगा। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा और फिर समाज में पथ परिवर्तन आ जाएगा।
जहां जहां बुजुर्ग वैद्यों ने कार्यभार संभाला है, जैसे पुणे में मामा गोखले जो प्रिंसिपल थे, तो उनकी बहुत अच्छी ओपीडी थी और आईपीडी भी खचाखच भरी रहती थी। उसके बावजूद जगह नहीं मिलती थी तो दो कॉट के बीच में भी कॉट डाल के ट्रीटमेंट दी जाती थी। तो ये ताराचंद अस्पताल का वैभव था। दादा कुलकर्णी उस समय में सर्जन थे जो आयुर्वेद के थे बेसिकली, लेकिन उनकी सर्जरी बहुत अच्छी थी। तो ये दोनों मिला के, मामा गोखले और दादा कुलकर्णी, इन दोनों ने बहुत सारा कार्यभार अच्छी तरीके से वहां पे निभाया। गंगाधर शास्त्री गोड़े जब तक नगर में थे तब तक अ, बहुत अच्छी प्रैक्टिस वहां पे चल रही थी। बागेवाड़ीकर सोलापुर में थे, वहां अस्पताल में काफी अच्छा रिस्पॉन्स इस प्रकार का। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर अच्छा वैद्य है तो ही मरीज आएंगे, नहीं तो मरीज नहीं आएंगे। अगर उनको रिजल्ट नहीं दिखा पाएंगे तो मरीज नहीं आएंगे। तो इस दृष्टि से करना बहुत जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। और कॉलेज का काम सिर्फ प्रैक्टिकल ज्ञान देना, चाहे क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस हो या फिर रसशास्त्र, द्रव्य गुण, स्वस्थ वृत्ति के प्रैक्टिकल्स हो, इस प्रकार से। और मेरा तो अभी सुझाव है कि स्वस्थ वृत्ति के लिए फूड फैक्ट्रीज को भेंट देना बहुत जरूरी है। यहाँ एक सैनिटाइजेशन वगैरह के बारे में सोचते हैं और कुछ ट्रिप अरेंज करते हैं इस प्रकार से, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण फूड फैक्ट्रीज को भेंट देना, ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और हम खाना क्या खा रहे हैं, किस ढंग से खाना बनता है, ये अगर पता ही नहीं चले तो उसके बारे में हम कैसे बता सकेंगे कि ये उचित है अनुचित है, इस प्रकार से। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाना जरूरी है। पोर एजुकेशन क्वालिटी इन टेक्सचुअल स्टडीज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, ये एजुकेशन कुछ है ही नहीं वास्तव में कॉलेजेस में। और ना ही यूजी के स्तर पर है, ना ही पीजी के स्तर पर है, ना ही पीएचडी के स्तर पर, कुछ भी नहीं है। तो इसमें बदलाव लाने के लिए सभी लोगों ने जो प्रयास किए हैं, वो अभी के जो अध्यापक हैं उनको काम में कैसे लगाएं, इसी द्वारा लोगों ने सोचा है। तो फिर कंपल्शन करो, थंब इम्प्रेशन करो, लेक्चर होना जरूरी है, उसके लिए मेमो दे दो, वगैरह वगैरह, ये उपाय सुझाए गए और उनका अमल भी किया गया। लेकिन इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि अगर उनको ही आयुर्वेद के बारे में कोई रुचि नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, उन्होंने कभी आयुर्वेद की प्रैक्टिस की ही नहीं है, तो लोगों को क्या पढ़ाएंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बेहतर ऑप्शन है हम यूजी छात्रों पर ज्यादा कष्ट करें, कि जो आगे बनकर एमडी होकर कॉलेज में सिखाने के लिए आ जाएंगे, तो उभरते छात्र जो है उनके ऊपर ज्यादा जिक्र करें। और वो पीढ़ी अगर अच्छी बनती है तो आगे वाली पीढ़ी अच्छी बनेगी। अभी के जो अध्यापक है उन पर प्रयास करना व्यर्थ है। तो इसीलिए मैंने गुरुकुल की संकल्पना सामने रखी पुलटकर प्रतिष्ठान में। हाँ, जब ऐसा हुआ कि पुलटकर सर हर चातुर्मास में एक ग्रंथ का अध्ययन करते थे, मुझे मालूम था लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो जब मैंने टीमवी से इस्तीफा दे दिया और हाँ, केवल प्रैक्टिस में प्रैक्टिशनर हो गया, तो उस समय में मैंने सोच लिया कि ठीक है, अब तो हमें कोई मुसीबत नहीं है, हम मूल ग्रंथों का अध्ययन शुरू करेंगे। और फिर ये कार्य हमने हमारे घर पे ही पहले शुरू किया कि सुश्रुत संहिता का अध्ययन आरंभ किया। तो छात्र आने लगे और हम 4 महीने में पूरा नहीं कर पाए चातुर्मास में, लेकिन 9-10 महीने में सुश्रुत का अध्ययन पूरा हो गया। तब मुझे जाकर पता चला कि यह अध्ययन विधि है जो हम कर ही नहीं रहे हैं। अध्ययन अध्यापनम तद्वितीय संभाषा, ये अध्ययन विधि है। और अगर हम अध्ययन विधि ही कर नहीं रहे हैं तो हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? इसलिए मैंने गुरुकुल के लिए, हाँ, तो प्राचीन पद्धति से ही सिखाना बेहतर है, गुरुकुल सिस्टम से जाना बेहतर है, इसलिए मैंने गुरुकुल के बारे में काफी जिक्र किया।
और एक एक्सटेंसिव दौरा किया कोकण एरिया में खासकर कि कहाँ हम गुरुकुल चला सकेंगे। और फिर ये पाली गणपति के नजदीक एक पड़सरे नाम का देहात है छोटा, वहां की जगह जगह सबसे पसंद आई कि वहां पे हम गुरुकुल बनाएंगे इस प्रकार से। और मैंने एक शुरू में मेरे और कोरटकर सर के छात्रों को इकट्ठा बुलाया, 2 दिन का वर्कशॉप वहां पे रखा। तो 40 छात्र आ गए, जो सभी प्रैक्टिशनर्स हैं आयुर्वेद के, कॉलेज में से कोई नहीं था। और फिर मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर, हम सुबह 8 बजे पहुंचे, चाय हुआ और फिर मेरा लेक्चर हुआ सीधा। और मैंने ये बताने की कोशिश की कि आयुर्वेद आयुष का विज्ञान है, आयुष का वेद है। और आयुष क्या है, तो शरीर में तत्वात्म संयोग है इस प्रकार का। और ये नित्य है, नित्य गतिशील इस प्रकार का है, बदलने वाला इस प्रकार का है। और उसके बारे में जो जानकारी देनी है, हित क्या है, अहित क्या है इस प्रकार का, वो भी हिताहितत्व एकांत नियमों स्मरण अनिश्चितता, वो भी अनिश्चित है। तो एक बदलने वाले भाव के बारे में बदलने वाली जानकारी देखकर भी आयुर्वेद शाश्वत है, ये कैसे हो सकता है? लॉजिकली ये फिट होता ही नहीं है कि एक बदलने वाली आयुष जैसी चीज है जिसके बारे में आप बता सकते हैं, बता रहे हैं, उसके बारे में ज्ञान दे रहे हैं। जो ज्ञान देना है वो भी बदलने वाला है। तो ऐसी हालत में आयुर्वेद शाश्वत कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब ये है कि हम अच्छे तरीके से शास्त्रों समझ नहीं पा रहे। तो अच्छी तरीके से शास्त्र समझ पाने के लिए क्या आवश्यक है, तो ग्रंथों का अध्ययन विधि जो है वो करना आवश्यक है। अध्ययनम अध्यापनम विद्या संभाषाक्ष इस प्रकार का। तो हम गुरुकुल के जरिए मूल ग्रंथों को पढ़ाएंगे, इस प्रकार का मैंने सुझाव रखा, वो मान्य हो गया। और 2009 से गुरुकुल का आरंभ हो गया। अभी पिछले बरस और इस बरस केवल लॉकडाउन के वजह जरिए ये नहीं हो सका, लेकिन तब तक 10 बरस ये लगातार चलता रहा और आगे भी चलता रहेगा। जैसे ही ये लॉकडाउन का माहौल खत्म हो जाएगा तो आगे भी चलता रहेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये तो यूजी लोगों के लिए था। मैंने शुरू में ऐसा प्रस्ताव रखा था कि यूजी के लिए अलग, पीजी के लिए अलग, औषधि निर्माण के लिए अलग इस प्रकार की कार्यशाला रखी जाए या फिर इस प्रकार कोर्सेस किए जाए। लेकिन हुआ सिर्फ यूजी के लिए ही हुआ। उसमें कुछ पीजी छात्र भी आ गए और फिर उन्होंने बाद में जाकर पीजी किया और कॉलेज में अध्यापक के रूप में लग गए, ये भी हो गया। और फिर जो क्वालिटी गुणवत्ता मैं चाहता हूँ कॉलेजेस में हो, उसमें कुछ हद तक सुधार आ गया। तो हमारा जो मकसद था वो सिद्ध हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। सिर्फ ये एक्टिविटी निरंतर चलती रहनी चाहिए। और ये पुणे बेस्ड एक्टिविटी है क्योंकि पुणे में काफी वैद्य है। हमें 60 अध्यापकों की जरूरत होती है। 3 दिन 3 अध्यापक जाते हैं, पढ़ाते हैं, वापस आते हैं, फिर दूसरी टीम जाती है, इस प्रकार से सिलसिला चलता रहता है। तो 10 दिन का अगर हो जाए तो भी 30 अध्यापक लगते हैं, 3 3 करके। और 15 दिन का हो गया, 30 दिन का हो गया, 36 दिन का हो गया, तो उतनी मात्रा में अध्यापक लगते हैं इस प्रकार से। तो ये पुणे में पॉसिबल है, दूसरी किसी जगह पॉसिबल नहीं, इतने अध्यापकों की, वैद्यों की संख्या ही नहीं है। लेकिन मेरा प्रयास रहा है कि औरंगाबाद में पोटेंशियल है। कोल्हापुर में कुछ हद तक पोटेंशियल इस प्रकार का है ये कोर्सेज चलाने का। लेकिन फिर भी ये प्रयास सफल नहीं हो रहे हैं। और ये केवल हम महाराष्ट्र के बारे में सोच रहे थे, पूरे भारत वर्ष के बारे में अगर सोचना है
तो केरल में पोटेंशियल है, लेकिन उनको मूल ग्रंथ पढ़ाने के बारे में सोचना पड़ेगा। वैसे वाग्भट का काफी प्रचलन है वहां पे। और आश्चर्य लगा मुझे, एक किसी कोई छात्र केरल में एमडी कर रही थी, और उसने कुछ अध्ययन के बारे में एमडी करना था। तो उसने मुझे सुझाव दिया कि साउथ में चरक की ट्रेडिशन कितनी है, इसका सर्वे स्टडी करना है इस प्रकार से। और उसका कहना था कि साउथ में बिल्कुल चरक की ट्रेडिशन नहीं है, केवल वाग्भट और वाग्भट, या ज्यादा से ज्यादा सहस्त्रलिंग, उसके आगे कुछ नहीं है। और डायग्नोसिस एलोपैथिक और ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक, यही सिलसिला बरसों से चलता आ रहा है। फिर भी अच्छे रिजल्ट्स है, और काफी भीड़ होती रहती है। महाराष्ट्र की ट्रेडिशन अलग है, जो कोलटकर सर ने जिसकी नींव डाली है। तो इसमें आयुर्वेदीय निदान को भी उतना ही महत्व दिया जाता है। और फिर उसके आधार पर चिकित्सा इस प्रकार की करनी है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर हमें आगे बढ़ना है, तो ये अध्ययनम अध्यापनम तद्विद्य संभाषाच्च, मूल ग्रंथों का अध्ययन। अभी बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो मूल ग्रंथ पढ़ भी नहीं सकते, अर्थ करना वगैरह तो दूर की बात है, ठीक तरीके से उच्चारण करना इन सूत्रों का ये भी नहीं आता, संधि वगैरह समास वगैरह करना ये भी नहीं आता। और ये अध्यापकों की स्थिति है, छात्रों के बारे में छोड़ दो। और संविदा सिद्धांत के अध्यापकों के बारे में भी ये है, बाकी लोगों से बारे में पूछना और भी मुश्किल इस प्रकार का होगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इसके लिए काफी प्रयास करने पड़ेंगे कि मूल रूप से ग्रंथों को पढ़े, समझे भली भांति, प्रैक्टिकली प्रयोग करे, और फिर हाँ, छात्रों तक ये सभी ज्ञान पहुंचाए। नो मोटिवेशन और रादर डिमोटिवेशन टू प्रैक्टिस ऐसे। तो जब मैं पढ़ रहा था, सीख रहा था, तो हमें ऐसा बताया गया है कि भूमि मित्र कला पटोला वासानुता पर प्रकार का ये अमृत में जो भी निम्बा दिखा रहा है, वो बताया और कहा कि वास्तव में इसका कुछ व्यवहार में उपयोग नहीं होता है, ये केवल परीक्षा के लिए है। व्यवहार में आपको तो एंटेसिस देनी पड़ेगी। अगर हमारे सर ही हमें ऐसे बताएंगे, तो हमें कैसा विश्वास निर्माण होगा। तो ये बड़ी समस्या है कि हमारे अभी के जो अध्यापक है उनमें परिवर्तन लाना। तो ये नहीं होगा ऐसा ही मानकर चलते हैं, अब नए उभरते हुए अध्यापकों पर लक्ष्य केंद्रित करें, यही बेहतर ऑप्शन है। Very less exposure to varieties of patients, very few genuine Ayurvedic practitioners, researchers and teachers. तो जब तक हम बहुत सारे तरीके के मरीज नहीं देखेंगे, हमें कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। ये भी एक मुद्दा इस प्रकार का है। तो अच्छा प्रैक्टिशनर है तो उसके पास भीड़ रहेगी लोगों। लेकिन अगर प्रैक्टिशनर अच्छे नहीं है, तो आपके पास लोग नहीं आएंगे, आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। और वैसे जेन्युइन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स, रिसर्चर्स, टीचर्स बहुत ही कम इस प्रकार के हैं। इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, चाइना इज सिस्टमेटिकली प्रोपेगेटिंग इट्स मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन एंड एक्यूपंक्चर वर्ल्ड वाइड। तो चाइना ने बहुत अच्छे प्रयास किए। अभी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का बोलबाला है, तो इन्होंने एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के जरिए चाइनीज मेडिसिन को विश्व के सामने रखा है कि इस प्रकार का अनुभव है और इतने अच्छे रिजल्ट्स है, तो आप ये करो इस प्रकार से। तो वैसे हमें भी जितने इसकी ट्रीटमेंट लेने वाले लोग बढ़ेंगे, आयुर्वेद की ट्रीटमेंट लेने वाले लोग बढ़ेंगे, हमारी खासियत अच्छी है कि हमारा स्वास्थ्य तो बहुत ही अच्छा है, और प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, इसके जरिए स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है।
लोग उसके बारे में ज्यादा बताते नहीं है। अब जो प्रैक्टिशनर्स है वो तो डूब गए हैं रोगियों को ट्रीट करने में। उनको फुर्सत ही नहीं है अपना स्वास्थ्य संभालने के लिए। तो ये परिस्थिति बदलनी चाहिए। ISM practitioners visiting abroad are rather engaged in earning money, name and fame than really establishing ISM abroad as a medical system. इसमें ऐसा होता था कि विदेश में जाने का मौका मिला, अवसर मिला, अरे बाप रे कितनी अच्छी संधि है, ये कितना मेरा भाग्य है, इस प्रकार से लोग समझते थे, धन्य मानते थे अपने आप को। और वहां जाकर आने से फॉरेन रिटर्न होता है तो यहाँ भी प्रैक्टिस बढ़ती है, इसका फायदा इनडायरेक्टली मिलता है। तो लोगों ने यही किया, उसमें से कुछ अच्छे वैद्य थे जो विदेशों में गए, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पे कभी प्रैक्टिस ही नहीं की है, आयुर्वेद की प्रैक्टिस ही नहीं की है, वो भी इस सिलसिले में विदेश चले गए। उन्होंने जो कुछ भी आयुर्वेद सो कॉल्ड सिखाया उससे काफी नुकसान हमारे क्षेत्र का हुआ है। बहुत सारी गलतफहमियां फैलाई गई हैं और किसी का भी मूल ग्रंथ से कोई ताल्लुक नहीं है। हर एक का अपना अपना आयुर्वेद है, और उतनी किताबें, उतने प्रकार की किताबें विदेशों में जा चुकी है। तो मूल ग्रंथों के आधार पर अगर सिखाएंगे तो उसमें एक वाक्यता रहेगी, सभी एक ही बात बताएंगे। नहीं तो इसका आयुर्वेद अलग, उसका आयुर्वेद अलग, इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी और ये हमारे लिए अंततः नुकसानकारक है। Strategic planning is required at ISH level to propagate ISM as medical system globally. दुर्दैव से इसके बारे में कुछ भी प्रयास नहीं कर रहा। जो भी रिसर्चेस हो रहे हैं, मेरा मानना यह है कि विदेशों के लेबोरेटरीज में रिसर्च करें, क्योंकि हमारे लेबोरेटरी को कोई मानेगा नहीं पूरे विश्व भर में। पतंजलि ने काफी बड़ी रिसर्च लैब खड़ी की है और काफी औषधियों के बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि टॉक्सिसिटी नहीं है वगैरह वगैरह, प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अल्ट्रा मॉडर्न लैब है। हरिद्वार में मैं जब गया था एक सेमिनार में, तो मैंने वो जाकर लैब देखी और अल्ट्रा मॉडर्न लैब है। फिर भी विदेश वाले लैब वाले लोग इसको नहीं मानेंगे, वो कहेंगे हमारे यहाँ अगर प्रूव होता है तो ही हम मानेंगे। बालेंदु प्रकाश का कार्य ल्यूकेमिया में अच्छा है। वालीपनी जो मेडिसिन उनको अपने पिता से प्राप्त हुआ, उसके ल्यूकेमिया में, एक्यूट ल्यूकेमिया में भी अच्छे रिजल्ट्स इस प्रकार के हैं, और ये पूरे देश विदेश से है। तो मैंने उनको जिक्र किया कि आप ये रिजल्ट्स पब्लिश करो, लेकिन तुम्हारी जो दवाइयां है वो तो सब टॉक्सिक है उनके हिसाब में, कि भल्ला तक है उसमें, पारद पारद है, बहुक्षित पारद है, इस प्रकार से रौप्य भस्म है। तो उसके जो नतीजे आए हैं कि टॉक्सिसिटी बिल्कुल हुई नहीं किसी भी मरीज को, ये भी हमारे लिए एक अहम मुद्दा है। रसशास्त्र के मेडिसिन सेफ है ये बताने के लिए, और उनके पास से काफी देश विदेश से रिपोर्ट्स है सभी। उन्होंने नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं, अभी मैंने वो सब CCRS को सौंप दिया है, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा उन्होंने मुझे जवाब दिया। बात टालने की ही कोशिश की। तो ये बड़ा अजीब माहौल इस प्रकार का। तो हमें इसके बारे में सोचना है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या सकते हैं। अभी आयुष के पास है या CCRS के पास है तो वो पब्लिश करे कि हमारे ड्रग टॉक्सिक नहीं है, मूल से टॉक्सिक होने के बावजूद भी जो प्रक्रिया करने के बाद जो मेडिसिन बनती है वो टॉक्सिक नहीं है। ये बहुत बड़ी अहम चीज है। अभी विदेशों में ऐसा हुआ है कि आयुर्वेद इज हर्बल, केवल हर्बल है इस प्रकार से। और उसका दूसरा भी रूप ऐसा है कि जो जो हर्बल है वो आयुर्वेदिक है। मैंने कहा ऐसी कैसी बात है। ये जो विषितंदुक है, उचला,
वो आयुर्वेद में विषतेंदुक नाम से उसका प्रयोग है, एलोपैथी में भी उसका प्रयोग है, स्ट्रिक्निन इस प्रकार का उसमें से अल्कलॉइड निकाला है, होम्योपैथी में उसका प्रयोग है, ये अलग अलग है। लक्सोमिका ये होम्योपैथी की दवा है, उसी पेड़ से बनी। तो देखने का तरीका क्या है, किस ढंग से, किस शास्त्र की दृष्टि से हम उसको देखते हैं, उसके आधार पर हर्बल अलग अलग हो जाता है, चाइनीज हर्बल भी है। तो आयुर्वेद केवल हर्बल नहीं, ये एक बात। और सभी हर्बल जो है वो आयुर्वेद नहीं, ये दूसरी बात। और ये पंचकर्म के बारे में कैसे बताएंगे हम लोगों को? हाँ। या फिर रसशास्त्र की दवाओं के बारे में कैसे बताएंगे, या भी हम लोग, हमारे लोग टालते ही आए हैं, उसके बारे में बोलते ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वनस्पति द्रव्यों के बारे में बोलते हैं, गोमय गोमूत्र के बारे में कोई बोलता ही नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि लोग समझेंगे, अरे ये क्या कर रहे हैं, ऐसी गंदी गंदी चीजें दवाई में ला रहे हैं इस प्रकार से, और इसलिए उसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं। तो ये भी अजीब माहौल है। वनस्पतिज, प्राणीज, खनिज तीनों का उपयोग आयुर्वेद में किया गया है। जगत तेव मनव शरीर किंचित विद्यते द्रव्यम वशान नानार्थयोगे। पृथ्वी तल पर एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है कि जो औषधि के रूप में प्रयोग में नहीं ला जा सकता। ऐसी अगर स्थिति है तो हम ऐसे कैसे समझेंगे कि ये हमारे यहाँ उपयोग में नहीं आती है, हमारा सिर्फ जो हर्बल है उतना ही आयुर्वेद है वगैरह। तो हमें इसमें से बाहर निकलना है। लोग क्या कहेंगे, साइंटिफिक मानेंगे नहीं मानेंगे, बातें अलग रखो। हमें पहले विश्वास होना है कि ये सभी दवाइयां हैं, ये सभी औषध है। उसको कैसे सिद्ध करना है, कैसे लोगों तक पहुंचाना है, ये अलग इस प्रकार की बात हो जाएगी। Ayurveda is a time-tested medical system with branches like surgery, toxicology, pediatrics, has the potential of handling all sorts of medical problems, current and future. पुराने जमाने में युद्ध होते थे, हाथ पांव कटने से, पेट में बाण या भाला घुस जाना वगैरह, इस प्रकार की सभी प्रकार की इमरजेंसी होती थी। कौन ट्रीट करता था? आयुर्वेद ही था। एलोपैथी कहाँ थी वहां पे? कुछ भी नहीं थी। सर्जरी के जनक सुश्रुताचार्य है, प्लास्टिक सर्जरी के जनक भी सुश्रुताचार्य है, ये वर्ल्ड एक्सेप्टेड फैक्ट है। फिर भारतीय लोगों को ही उसके बारे में कुछ पता नहीं है, और ना कि हमारे कॉलेज में सर्जरी डिपार्टमेंट है उनको भी पता नहीं है। बाकी लोगों की बात छोड़ो, हमारा सर्जिकल यूनिट जो है, डिपार्टमेंट जो है, वो पूरा एलोपैथी के जरिए चलता है। ईएनटी का डिपार्टमेंट पूरा एलोपैथी के जरिए चलता है। केवल ऑप्थेल में अभी कुछ इस प्रकार के परिवर्तन आ गए, गायनेकोलॉजी में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, लेकिन बाकी सभी जगह एलोपैथी ने टेक ओवर कर लिया है हमारे अस्पताल से। तो हम ये आयुर्वेद नहीं करेंगे तो कौन करने वाला है इसके बारे में? तो हमें इसके बारे में सजग होना बहुत जरूरी है, और सभी ढंग से आयुर्वेद का प्रयोग होना जरूरी है, सभी अंगों का प्रयोग होना जरूरी है। जो दो उद्दिष्ट आयुर्वेद के बताए जाते हैं, प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसीजेस ऑफ बोथ काइंड्स, क्रॉनिक एंड एक्यूट, ये दोनों हमें अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचानी है। तो ये सब बैकग्राउंड हुई कि आयुष को क्या क्या करना है, या मास्टर प्लान क्या हो सकता है आयुष का। तो एजुकेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है कि भारत में और पूरे विश्व भर में आयुर्वेद की शिक्षा किस प्रकार से चले, इसके बारे में सोचना है। संशोधन किस प्रकार से किया जाए, इसके बारे में सोचना है। क्लिनिकल प्रैक्टिसेस यहाँ और विदेशों में किस प्रकार से करनी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ हर्ब्स, अब ये बड़ी समस्या हो गई है कि अभी तक जो हर्ब्स आ रहे हैं वो जंगल से आ रहे हैं, लेकिन जंगल काफी टूट रहे हैं।
और अभी ये कल्टीवेशन उनका जरूरी हो गया। अगर आप किसी पर्टिकुलर वनस्पति की जरूरत है, अभी ये फिलंथस नेरूरिया भूम्या मलकी, उसका एक प्रोडक्ट धन दुप्पा पेशो का है, तो उन्होंने एक खेत लिया और वहां पे उसकी खेती करना आरंभ कर। तो इस प्रकार से अभी ये जरूरत है और उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग इस प्रकार की जरूरत है, क्योंकि ये पेस्टिसाइड रेसिड्यू अगर उसमें चले जाते हैं तो वो भी दिक्कत वाला मामला है, और खास करके आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये बहुत ही दिक्कत वाला मामला हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन, ये भी एक अहम मुद्दा है। अभी वैद्यों की संख्या जैसे बढ़ रही है वैसे मैन्युफैक्चरर की संख्या भी बढ़ रही है। अब सभी को आमदनी मिल रही है, ऐसा नहीं है कि हाँ, जो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, अभी काफी नए नए मैन्युफैक्चरर्स इसमें उभर आ रहे हैं, और जरूरत जो है वो बढ़ती ही जाएगी। आयुर्वेद प्रैक्टिशनर जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे ये जरूरत बढ़ती ही जाएगी। मार्केटिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज, हाँ, ये हमारे लिए एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। जब तक मार्केटिंग नहीं होता तब तक आप सेल नहीं कर पाते। कोलटकर सर के घर का जो प्रोडक्शन कैलाश जीवन का है, आयुर्वेद संशोधनालय का, उसमें वो दवा तो अच्छी है, उसमें कोई संदेह नहीं है। भीतर लेने के लिए भी अच्छे है, बाहर से लगाने के लिए भी अच्छी है। लेकिन उनके पिता कीर्तनकार थे और वो उस दवा के बारे में बताते थे और फिर थोड़ा थोड़ा बना के बेचते थे। जब उनके लड़कों ने इसके बारे में सोचा कि आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो लड़कों का कहना था कि केवल मार्केटिंग के जरिए ही वो देश विदेश में पहुंचे। मार्केटिंग अगर नहीं होती तो ये दवा किसी के पास भी नहीं आती। पेंडरकर का जो आत्मवृत्त है, कर्म चांदे सांगाती, हाँ, जो विको फार्मासिस्ट के, विको लेबोरेटरीज के संस्थापक रहे हैं, उन्होंने भी ये जिक्र किया है कि मार्केटिंग के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, मार्केटिंग आपको करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से मैं भी अभी जब ये, हाँ, डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसका मार्केटिंग करना पड़ेगा। बगैर मार्केटिंग नहीं जाएगा ये प्रोडक्ट के रूप में। तो इस चीज को भली भांति समझ लेना है कि नहीं, हमें ये करना ही पड़ेगा, उसके सिवाय और कोई चारा नहीं है। तो भारत में शिक्षा किस प्रकार से चले, नीड ऑफ चेंज इन माइंडसेट फ्रॉम स्कूल लेवल। तो शाला के स्तर पर ही आयुर्वेद भी है, योग भी है, ज्योतिष भी है, या फिर ये गणित है, अर्थशास्त्र है, इन सभी के बारे में हमें जानकारी होनी जरूरी है। तो मैंने सोचा था कि डीएड, बीएड और एमएड इसमें से अध्यापक बनते हैं इन कोर्सेस के। तो ये कोर्सेस एक तो गुरुकुल पद्धति से चलाए जाए, रेसिडेंशियल कोर्सेस, और नॉन कमर्शियलाइज कि मुफ्त में एजुकेशन देना है, और पूरी दिनचर्या वगैरह जो है वो उनको करनी चाहिए। अभी मैंने एक लाइफस्टाइल के बारे में कोर्स सोचा था, कि पूरे विश्व भर के छात्रों को, एनी मेडिकल ग्रेजुएट, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी शामिल हो सकते हैं। हाँ, बाकी आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, योग, ये सभी लोग इसमें जुड़ जा सकते हैं। और रेसिडेंशियल कोर्स होगा, और 1 बरस का या 2 बरस का, डेप्थ जाना है तो 2 बरस का, इस प्रकार से करेंगे। और पूरी आयुर्वेदिक दिनचर्या उनको मनाने के लिए कहेंगे। सुबह ब्राह्मण मुहूर्त पर उठना, नियमित रूप से योग, व्यायाम वगैरह सब करना, केवल नैसर्गिक या ऑर्गेनिक खाना खाना, देसी गाय का ही दूध लेना। और फिर अभी आयुर्वेद के जो छात्र हैं उनको आयुर्वेद के बारे में डीप नॉलेज देना, और जो बाकी मेडिकल साइंसेस है उनके जो छात्र हैं उनको आयुर्वेद के बारे में इंट्रोडक्शन देना। और ये लोग आगे चलकर लाइफस्टाइल कंसल्टेंट बनेंगे।
जहाँ कहीं हो वहां। तो एक तो उनके पास डिग्री है, कोई भी डिग्री है, एलोपैथी हो आयुर्वेद हो किसी भी प्रकार की डिग्री है, और फिर इनको लाइफस्टाइल के बारे में ज्ञान हो, और लाइफस्टाइल उन्होंने खुद की हो, आदर्श जीवन शैली का अवलंबन किया हो, तो वो अगर लोगों को बताएंगे तो लोग मानेंगे। हम खुद अगर जीवन शैली नहीं अपनाएंगे, अच्छी जीवन शैली नहीं अपनाएंगे, तो लोग हमारा क्यों मानेंगे? तो हमें पहले प्रयास करने हैं, फिर लोगों को बताना है। ये इसमें एक अहम मुद्दा रहेगा। वो दुर्दैव से प्रचलन में नहीं आया, ये मास्टर इन आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल इस प्रकार का कोर्स। मैंने काफी इसके बारे में प्रयास किया था, फिर भी अभी मेरे दिमाग से पूरी तरीके से गया नहीं है ये विषय। हाँ, हम आगे ले जाने की कोशिश करेंगे इसके बारे में। तो इस प्रकार का अगर एजुकेशन हो, और बीएड बीएड एमएड में ये अगर लाइफस्टाइल के बारे में बताया जाए, सिखाया जाए इस प्रकार से, तो वो छात्रों तक अपने आप पहुंचेगा। उसके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुरुकुल सिस्टम फॉर एजुकेशन विदाउट एनी कमर्शियलाइजेशन। विद्या विक्रय बन गई, ये बहुत बड़ी समस्या है। विद्या का ज्ञान ही होना है, दान ही होना है, और ये सबसे अच्छा दान है इस प्रकार से। तो हमें विद्या देकर पैसे कमाने हैं, ऐसी बिल्कुल स्थिति नहीं होनी चाहिए। वो गुरु मुख से ज्ञान का ग्रहण करे और लोगों को देते रहे, यही अच्छा है। कंट्री वाइड क्लासरूम फॉर क्वालिटी आईएसएम एजुकेशन, या इंटरनेट के जरिए भी अभी कर सकते हैं। ट्रेंड सेटिंग एग्जाम्पल श्री माधवाचार्य जी। तो इसमें हमें काफी प्रयास किए, और मैंने शुरू से ही ये बताया था कि हम लोग कुछ भी पैसा नहीं लेंगे, आने जाने का भी खर्चा नहीं लेंगे, पढ़ाने का भी खर्चा कुछ नहीं लेंगे, जो अध्यापक के रूप में वहां पे जाएंगे। और हमारी 3 दिन की प्रैक्टिस बंद करके हमें जाना है, तो ये दूसरी तरीके से भी घाटा है। हमारी आमदनी कम हो, वैसे तो कम नहीं होती है, लोग एडजस्ट करके आ जाते हैं दूसरे दिन। लेकिन वहां पे कुछ भी पैसा नहीं लेना है। तो शुरू में कुछ लोगों का कहना था कि ऐसा कहने पर लोग नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अध्यापक आते रहे, पढ़ाते रहे, 3 3 दिन वहां पे रह के पढ़ाते रहे, तो कोई दिक्कत नहीं आई उसके बाद। अगर हम खुद डेडिकेटेड है, तो ही हम लोगों से डेडिकेशन की अपेक्षा कर सकते हैं। हम ही खुद डेडिकेटेड नहीं है, तो लोगों से अपेक्षा कैसे किस प्रकार से की जाए? तो ये माधवाचार्य गुरुकुल ये बहुत अच्छा उदाहरण है, और वो काफी जगह फैल जाना चाहिए। एजुकेशन अब्रॉड ट्रेनिंग मॉडर्न डॉक्टर्स, चाइना हैज इंट्रोड्यूस वेकेशन कोर्स आफ्टर सेकंड ईयर। ये जर्मनी में मैं था, तो वहां पता चला कि उन्होंने वेकेशन में, सेकंड ईयर एमबीबीएस के बाद वेकेशन में चाइना का इंट्रोडक्टरी कोर्स लोगों के लिए दे दिया, जिसको चाहे वो अटेंड कर सकता है इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से विदेशों में अगर केवल एलोपैथी ही है, और आयुर्वेद को इंट्रोड्यूस करना है, तो हमें इस प्रकार का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। नहीं तो ये अलाइड कोर्सेज के जरिए चले, खान के बारे में बताओ, लाइफस्टाइल के बारे में बताओ, और ये खाने पीने के बारे में बताओ, वगैरह स्वस्थ के बारे में बताओ। तो इसके अलग अलग मॉड्यूल्स हो सकते हैं। इससे आरंभ करो, आयुर्वेद के तत्व ज्ञान को देना आरंभ करो, बताना आरंभ करो, और फिर लोग आयुर्वेद को शास्त्र के बारे में सोचेंगे, आयुर्वेद शास्त्र के बारे में सोचेंगे, दिलचस्पी निर्माण होगी। फिर ये आपका जो रेगुलर इस प्रकार का जो डिग्री कोर्स है वो ऑफर करो, और वो मोल्ड होना चाहिए उस देश की कंडीशंस वगैरह को देखते हुए। लेकिन मूल ग्रंथ ही पढ़ाने हैं, ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है। स्प्रेड ऑफ आयुर्वेदा as paramedical system at the global level, Ayurveda, yoga, massage, lifestyle counseling, diet consultancy.
आयुर योगा के बारे में मेरे मन में काफी इस प्रकार के विचार है, क्योंकि योग ऑलरेडी फैल चुका है पूरे विश्व में। योग दिवस 192 कंट्रीज में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और मेरा जो विदेश जाना शुरू हुआ वो योग टीचर्स के जरिए ही शुरू हो गया। तो ये एक अच्छा मौका इस प्रकार का रहेगा, और उसके जरिए आयुर्वेद सिखाना आरंभ करेंगे तो एक अच्छी बात हो सकती है। रिसर्च में आयुर्वेद का होलिस्टिक अप्रोच है और कन्वेंशनल मेडिसिन का रिडक्शनिस्ट अप्रोच है, फोकस का इस प्रकार का है। Innovative themes are required for golden triangle by keeping the identities of both. माशेलकर सर की ये कल्पना थी कि एक गोल्डन ट्रायंगल बने, जहां आधुनिक वैद्य, आयुर्वेद जैसे प्राचीन शास्त्र और नए फिजिक्स वगैरह इस प्रकार के जो शास्त्र है, केमिस्ट्री है वगैरह, इन सभी का मिलाप हो। अभी ये काफी मुश्किल है, उनका तो मिलाप हो चुका है, एलोपैथी और मॉडर्न साइंसेस का मिलाप हो चुका है, लेकिन आयुर्वेद दोनों से अलग इस प्रकार का है। तो उन्होंने बताया कि जब आयुर्वेदिक बायोलॉजी ये कंसेप्ट कहीं पे रखी गई विदेशों में, तो बड़े खुश हुए कि आयुर्वेद शब्द वैज्ञानिक लोग बोलने लगे इस प्रकार से। नहीं तो मैं मुझे याद नहीं, लंदन में शायद होगा कि पर्पज ऑफ विजिट आई सेड lectures on Ayurveda. Then he said, what is Ayurveda? Yes. And then I said, it's ancient Indian medical system. He accepted. लेकिन लोगों को आयुर्वेद शब्द भी मालूम नहीं है। डिक्शनरी में आप ढूंढेंगे तो आयुर्वेद शब्द मिलता नहीं है, अभी मालूम नहीं फिलहाल उसमें सुधार हुआ या नहीं हुआ। एनसाइक्लोपीडिया में जाकर ढूंढेंगे तो आयुर्वेद शब्द नहीं मिलेगा। तो कहाँ कहाँ हमें परिवर्तन करना है, ये एक बात समझ में लेनी चाहिए। ब्रिटिश लोगों का जरूर उदाहरण इसके बारे में सामने रखना है कि यहाँ अंग्रेजी का प्रचार प्रसार किस प्रकार का हो। उन्होंने सभी भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया और भारतीय भाषाओं के लिए अंग्रेजी में कौन से शब्द है ये देने की कोशिश की, ताकि लोग अंग्रेजी पढ़ सके, अंग्रेजी में व्यवहार करना आरंभ करेंगे इस प्रकार से, और फिर उनका स्तर ऊंचा रहेगा तो हमारे समाज में फूट होगी। और वही उनके लिए चाहिए थे, डिवाइड एंड रूल, यही उनका मकसद था। तो बहुत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की है। अगर हमें लोगों तक आयुर्वेद पहुंचाना है तो उनकी उनकी भाषाओं में किस प्रकार से ग्राउंड लेवल तक जाकर उनके उनके बारे में बताएंगे, ये करना जरूरी इस प्रकार का। तो इतनी तो सोच कोई भी नहीं दिखा रहा। हम केवल ये कुछ हद तक ये त्रिदोष सिद्धांत, पंचमहाभूत सिद्धांत के बारे में बताते हैं, कुछ आहार द्रव्यों के बारे में बताते हैं, बस यही हमारा आयुर्वेद विदेश। तो ये माहौल बदलना इस प्रकार का चाहिए। Development of objective parameters for Ayurvedic concepts like Agni, Bala, etc. with the help of physics. तो अग्नि ज्ञान शक्ति परीक्षित बलम व्यायाम शक्ति परीक्षित, ये हमारे यहाँ सूत्र है, लेकिन उसके आगे में उसके बारे में ज्यादा बहस इस प्रकार की हुई नहीं है। Modern parameters to be used before and after Ayurvedic treatment to review the results of Ayurvedic treatment as a whole. ये अभी WHO कर रही है, उन्होंने एक्चुअली वो शुरू किया चाइनीज मेडिसिन के लिए, क्योंकि चाइनीज भी अल्टरनेटिव है, ब्लैक बॉक्स इस प्रकार का वो बताते हैं रिसर्च मॉडल। तो ये हमारे लिए भी ठीक है, लेकिन सिर्फ वही मॉडल है ऐसा नहीं बता सकते। Kinds of research is fundamental development of objective parameters improving lifestyle.
या हमारे जो तत्व है वो कैसे समझेंगे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो चेंबूर में है, TIFR, काफी जानी मानी संस्था इस प्रकार की है। और सिर्फ टाटा ही इस प्रकार से सोच सकता है कि फंडामेंटल रिसर्च को सपोर्ट करना चाहिए, बाकी सभी जो लोग अप्लाइड रिसर्च को फंडिंग देते हैं। लेकिन ये टाटा की दूरदृष्टि है कि फंडामेंटल रिसर्च में काम। हमारा तो स्कंद कोश फंडामेंटल रिसर्च, प्रातिपदिक कोश फंडामेंटल रिसर्च। तो बहुत ही कम लोग इसको समझते हैं और फिर उसके जरिए काम करते हैं। क्रिटिकल एडिशंस ऑफ आयुर्वेदिक टेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये टेक्सचुअल में हो सकता है। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि वियन्ना में ये काम पहले शुरू हुआ, चरक विमान स्थान का क्रिटिकल एडिशन। भारत में कहीं नहीं चल रहा। और मेरे मन में था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि इससे बेहतर है प्रसन्न कोश प्रातिपदिक कोश, क्योंकि इसमें बहुत सारा उत्खनन करके बहुत थोड़ा हाथ में लगेगा क्रिटिकल एडिशंस। उसके बावजूद नई संहिता लिखना ज्यादा अच्छा है, या फिर त्रिस्कंद कोश या प्रातिपदिक कोश जैसे काम करना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का। क्लिनिकल में डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव जो हम अभी काम कर रहे हैं, ये प्रातिपदिक कोश के आधार पर, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। मेडिसिन फॉर प्रोमोटिंग हेल्थ एंड फॉर क्योर फ्रॉम डिसीजेस, तो फार्मेसी के जरिए हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। अभी न्यूट्रास्यूटिकल्स का जमाना है, तो काफी लोग इसके बारे में प्रयास कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज fear psychosis leading to policies for life threatening disease, अभी कोविड-19 की पॉलिसी आई, ये तरीका ही गलत है वास्तव में। अगर कोविड-19 से बचना है या नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से बचना है तो इम्यूनिटी सुधारना यही अच्छा। फार्मास्यूटिकल कंपनीज ड्रग ओरिएंटेड मार्केटिंग, तो ड्रग को लेकर मार्केटिंग इस प्रकार से कर रहे हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ग्रुप्स लग्जरियस हॉस्पिटल्स विद कमर्शियल यूज, ये भी एक बड़ा अजीब माहौल इस प्रकार का है। हॉस्पिटल्स क्लीन होनी चाहिए, उसमें संदेह नहीं है, लेकिन ये लग्जरियस क्यों होनी है? कोई मतलब ही नहीं लग्जरियस होने का इस प्रकार का। रिसर्च इन पर्टिकुलर डायरेक्शंस, डिस्ट्रक्शन ऑफ एब्नॉर्मल सेल इन कैंसर, तो ये इंश्योरेंस कंपनीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल मैनेजमेंट ग्रुप, ये सब मिलाकर रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने काबू पा लिया है पूरे मेडिकल रिसर्च के ऊपर या पूरे मेडिकल सिस्टम के ऊपर। इसलिए मैंने एक बीच में श्रृंखला चलाई थी, बर्ड्स आई व्यू अबाउट मेडिकल वर्ल्ड, इस प्रकार से वैद्यक विश्व एक विहंगमावलोकन। जैसे अभी मैं ये सर्वांगीण नवविध आरोग्य कर रहा हूँ, उस प्रकार से ये बड़ी श्रृंखला हुई थी। और लोगों तक साइंस क्या होना है ये पहुंचाना बहुत जरूरी इस प्रकार का। ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी एक जरूरत है प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ के लिए। इको फ्रेंडली एंड हेल्थ यूजफुल फॉर माइक्रोकॉस्म एंड माइक्रोकॉस्म रिलेशनशिप, पिंड ब्रह्मांड न्याय को बताते हैं, उसके लिए ये बहुत आवश्यक है। कैन बिकम इकोनॉमिकली वायबल आफ्टर इनिशियल सेटबैक ड्यू टू लॉस ऑफ सीड बैंक्स, इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल एक्सेट्रा। अभी ये पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर इतनी मात्रा में डाल चुके हैं पूरे, तो ये सभी खेती नष्ट होने वाली है। तो फिर से हमें ऑर्गेनिक या नेचुरल खेती की तरफ मुड़ना है। Also required for cultivation of herbs and manufacture of medicine. तो मेडिसिनल प्लांटेशन ये भी अभी जरूरी है, और उसके जरिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन ये भी जरूरी है। मेडिसिन बिल्डिंग इम्यूनिटी लाइक च्यवनप्राश, इसके बारे में काफी बहस अभी कोविड-19 में हुआ है। वैद्य रसायन लाइक शतावरी, ये तो कंसेप्ट ही नहीं है समाज में। शतावरी के बारे में ऐसा होता है, लोग समझते हैं कि ये दूध बढ़ाने की दवा है, वो तो सही है, लेकिन अगर किसी मेल पेशेंट ने आपने शतावरी दे दी तो
दुकानदार भी उसको वापस भेजता है, नहीं नहीं ये दवा आप मत लेना, ये मूर्खता से बताई गई है दवा, इस प्रकार से। तो मेध्य रसायन है शतावरी, ये बताने की जरूरत है। मेडिसिन लाइक डिसीजेस और कैंसर, डायबिटीज एक्सेट्रा। मैंने अभी कुछ फॉर्मूले बना है कैंसर के लिए, और उसका प्रचार प्रसार मैं करना चाहता हूँ। वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग लाइक हिमालय ड्रग कंपनी, ये एक बड़ा अद्भुत कार्य हिमालय ड्रग कंपनी किया है कि ओरिजिनल हर्ब्स उनके ही नाम से मार्केट किए हैं पूरे विश्व भर में। तो महंगे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, फिर भी उपलब्ध है, यह भी बड़ी बात इस प्रकार की। फोकस ऑन लाइफस्टाइल फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस रादर देन प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस फॉर लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस। मेरा एक सुझाव है कि इंश्योरेंस जब लिया जाता है तो उस समय में एक लाइफस्टाइल असेसमेंट हो जाए, वैद्यों के द्वारा की जाए, और लाइफस्टाइल के बारे में सुझाव दिए जाए। उससे दोनों का फायदा होगा, उस मरीज होने की संभावना कम होगी, और इंश्योरेंस कंपनी को भी फायदा होगा। So this will benefit insurance company and the society both. तो मैंने सुझाव दिया है आयुष में, मालूम नहीं क्या करेंगे। Clinical practices in India and abroad, treating life-threatening cases in India, treating lifestyle-oriented diseases abroad. सददेशमुख सर ऐसा करते रहते हैं, विदेशों में घूमते रहते हैं, वहाँ नाड़ी परीक्षा करके मरीजों को आकृष्ट करते हैं, और भारत में आने के लिए कहते हैं, उनके यहाँ सेटअप जो है वहाँ। तो उनका ये कहना है कि कॉलेज के फीस से जो पैसे मिलते हैं वो काफी नहीं है, इतने अध्यापक हमें रखने पड़ते हैं सीसीआई के रूल्स के अनुसार। तो उनका कैंसर यूनिट और ये विदेशी लोगों का ट्रीटमेंट वो फायदेमंद होता है उनको, ये चैलेंजेस मीट होने के लिए या खर्चा जो है उसको करने के लिए। जीवा आयुर्वेद एन एग्जाम्पल ऑफ टेलीमेडिसिन अक्रॉस द ग्लोब। ये प्रताप चौहान जो जीवा जीवा आयुर्वेद है, काफी ब्रांचेस पूरे भारत भर में है। 25-25 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है एक जगह पे, 25-25 हजार सैलरी देते हैं, और केवल टेलीमेडिसिन के जरिए 192 देशों में पहुंचते हैं। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। पतंजलि का एक एग्जाम्पल है, भारत में ज्यादा है, विदेश में कम है, और बालाजी तंबे सबसे उसकी छोटी आवृत्ति है जो पुणे और महाराष्ट्र में इस प्रकार की। लेकिन ये सभी प्रयास मेडिसिन लोगों तक पहुंचाने के इस प्रकार, फिर भी सभी लोगों ने बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया। तो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस कैसे करेंगे भारत में और विदेशों में, इसके बारे में सोचना जरूरी। तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। इन्फ्लुएंस नहीं, हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे, उनका इन्फ्लुएंस कम करने का सवाल नहीं है। हमारा इन्फ्लुएंस किस प्रकार से बढ़ाए, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजन कृपा व्याप्तचित्ते नयेन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां, श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरमाभिव्याख्यानव्यापारात् परश्वः पुनरपि मिलिष्यामः। श्वः तत्र कार्यशाला भविष्यति, यैः तत्र आवेदनं कृतमस्ति, ते सर्वे तत्र सम्मिलिताः भवेयुः।